हेलो एवरीवन। भारत में कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, भारतीयों पर वो कानून लागू किए गए और उन्हीं के आधार पर उन्हें सजा भी दी जाती थी। लेकिन 1 जुलाई 2024 से अब भारतीयों के लिए भारत के द्वारा बनाए गए कानून लागू किए जा रहे हैं। आईपीसी सीआरपीसी के कानून की प्रक्रिया और धाराओं को बदल करके बीएनएस यानी कि भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे यहाँ पे 3 नए क्रिमिनल कानूनों को लागू किया जा रहा है। कई नई अपराध श्रेणियां बनाई गई हैं, कई नई यहाँ पे धाराएं बदली गई हैं। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों को लेकर के यहाँ पे नई परिभाषा भी घड़ी गई है। साथ ही तेजी से कार्यवाही करने की प्रक्रियाओं को भी अमल में लाया गया है। आतंकवाद और उससे जुड़े वित्त पोषण को लेकर के यहाँ पे नई श्रेणी और कानूनों की प्रक्रिया को तेज बनाने के प्रयास किए गए हैं। साथ ही पुलिस को यहाँ पर कई सारी शक्तियां और पावर भी दी गई हैं। किसी भी प्रकार की भूख हड़ताल या अनशन जैसी व्यवधान के कारण यदि आप सिविल सर्वेंट के यहाँ पर काम में बाधा डालते हैं तो उसको भी अब अपराध बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर महिलाओं से जुड़े हुए, चाहे वो अप्राकृतिक संबंध हो या फिर हम कहें कि शादी के बाद अफेयर जैसी यहाँ पे संभावनाओं को लेकर के या ऐसी प्रक्रियाओं को लेकर भी नए तरीके की परिभाषा गढ़ी गई है। इन पूरे कानूनों को एक एक करके समझते हैं और क्या क्या है और इसे किस तरीके का यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया भारत में बदल जाएगी। सबसे पहले कहानी को समझते हैं शुरू कहां से हुई। तो 1 जुलाई से जो कानून यहाँ पे लागू हो रहे हैं यानी कि 3 नए क्रिमिनल कानून, ये हम देखें तो 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने मौजूदा क्रिमिनल कानूनों को यहाँ पर स्वीकृति दी थी और इन्हें बदलने को लेकर के नए कानूनों को यहाँ पर अपनी मंजूरी दी। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए और अब 1 जुलाई से यहाँ पर ये लागू हो रहे हैं। इससे पहले देखा जाए ये 3 नए कानून किनके कौन से कानूनों को यहाँ पर ये बदलेंगे, तो हमने देखा था जो पहला कानून था 1860 में बना था इंडियन पेनल कोड, जिसे हम आईपीसी कहते हैं। इसकी जगह पे लागू किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस कहेंगे। बीएनएस कानून में हम देखें तो आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त किया गया है और 175 यहाँ पे बदलाव किए गए हैं। साथ ही इस कानून में हम 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं शामिल की गई हैं। दूसरा जो कानून यहां पर हमें देखने को मिलता है ये आपको सीआरपीसी की जगह लेने वाला है, जिसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहेंगे। यहां पर देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है। 160 प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। साथ ही 9 नए प्रावधान भी यहां पर आपको शामिल किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब कुल 533 धाराएं यहां पर आपको शामिल की गई हैं। और इस कड़ी में तीसरा जो कानून है 1872 बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 को लागू किया जा रहा है। इस कानून में हम देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को निरस्त किया गया। वहीं 23 प्रावधानों में बदलाव के साथ एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया है और इस नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल 170 धाराएं की बात देखिए लगातार आई है। कई धाराएं जोड़ी, हटाई और घटाई गई हैं या कुछ यहां पे शामिल की गई हैं। तो आइए यहां पे कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में हम आपको बताते हैं कौन कौन सी प्रमुख धाराएं हैं और उसमें यहां पर आपको क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। देखिए यहां पर अगर हम देखें 162 साल पुराने कानूनों की जो प्रक्रिया रही है, ठीक है, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता शामिल हो रही है। अब यहां पे देखिए धाराएं कौन सी बदली गई हैं। ठगी 420 से बदलकर 318 कर दी गई है और रेप की जो धारा थी अब यहां पर रेप में धारा 63 लगाई जाएगी। ऐसी यहां पर देख सकते हैं कई सारे अपराध आईपीसी में कौन सी धारा लगती थी और बीएनएस में कौन सी धारा लगेगी यानी परिवर्तित किया गया है, वो भी देखिए। मर्डर पहले आईपीसी की धारा 302 लगती थी और अब यहां पे जो केस दर्ज होगा वो बीएनएस की धारा 101 के तहत। धोखाधड़ी को लेकर 420 यहां पे लगाया जाता था, लेकिन अब यहां पर लगेगी 318। रेप केसेस में धारा 375 लगती थी, लेकिन अब धारा लगेगी 63 बीएनएस के तहत। गैंग रेप के संदर्भ में धारा 376 डी लगती थी, जिसे अब यहां पे बीएनएस की धारा 70 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गैर कानूनी सभा 141, 144, वहीं अब 187 और 189 धाराएं लगेंगी। दंगे के संदर्भ में जहां धारा 146 का प्रयोग होता था, अब वहीं बीएनएस की धारा 191 के तहत केस दर्ज होंगे। दहेज या हत्या से संदर्भित 304 बी के तहत जो केस दर्ज होते थे, वहीं अब धारा 80 के तहत दहेज और हत्या के मामले दर्ज किए जाएंगे। हत्या का प्रयास
यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस होता था वो धारा 307 के तहत दर्ज किया जाता था आईपीसी की, लेकिन अब यहाँ बीएनएस की धारा 109 के तहत दर्ज किया जाएगा। वही मानहानि का जो केस है धारा 499 के तहत आईपीसी के तहत दर्ज होता था, जो अब 356 के तहत दर्ज होगा। किडनैपिंग के जो केसेस होते थे धारा 359 के तहत होते थे, जो अब धारा 137 इस पे लगेगी। वहीं हमले को लेकर के धारा 351 की जगह अब धारा 130, जबकि पीछा करने को लेकर धारा 354D आईपीसी की जगह पे बीएनएस की धारा 78 के तहत यहाँ पे मामले दर्ज होंगे। इसी तरीके से भारतीय न्याय संहिता में कई सारी नई चीजों को इसमें जोड़ दिया गया है। जैसे कि हम बात करें, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अब इसे अपराध माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति झांसी कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और उसके एवज में वो उसके साथ यौन संबंध बनाते थे और कई सालों तक ये प्रक्रिया चलती रहती थी, और जब शादी को लेकर ज्यादा लड़की की तरफ दबाव डाला जाता था तो उसे मना कर देते थे, तो ये अब अपराध होगा। इसी तरह मॉब लिंचिंग, जो भीड़ के द्वारा यहाँ पे किसी व्यक्ति को किसी आधार पे कुछ भी बना करके यहाँ पर आपको हत्या कर दी जाती थी, अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको लेकर के एक अलग कानून बना दिया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर एक नई श्रेणी बनाई गई है, और इसमें अगर हम देखें तो समूह में डकैती, चोरी, कब्जा, तस्करी, साइबर क्राइम को अब एक संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के श्रेणी के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। आतंकवाद को देखा जाए तो इसको एक नई श्रेणी में डाला गया है, क्रिमिनल कानूनों के तहत यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। क्रिमिनल यहाँ पे आपको श्रेणी के तहत यहाँ पर आतंकवाद शामिल होगा। वहीं एक समस्या लगातार आपको देखने को मिलती थी, कई बार यहां पर खुली जगहों पे या व्यक्तियों के द्वारा पुलिस को रोकने के प्रयास किए जाते हैं, इसके लिए कि पब्लिक सर्वेंट को ऑफिशियल ड्यूटी से रोकने के लिए यदि आप सुसाइड करने का प्रयास करते हैं कि अगर आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सुसाइड कर लूंगा, या फिर आप अपराध का एक तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन करते थे, भूख हड़ताल पे आप बैठ जाते हैं, इस तरह का कोई भी अगर आप प्रक्रिया करते हैं तो अब इसे भी यहां पर अपराध माना जाएगा और कह सकते हैं पब्लिक सर्वेंट के काम को रोकने का प्रयास माना जाएगा और उसे अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा देखा जाए भारतीय न्याय संहिता से कौन सी चीजों को हटा दिया गया है जो पहले एक अपराध हुआ करता था। तो देखिए, यदि आप किसी महिला के साथ जबरन यहाँ पे आपत्तिक संबंध बनाना और गैर कानूनी अब यहाँ पे नहीं है, यानी कि अब पहले की प्रक्रिया के अंतर्गत जो इसका अपराध था कि अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अब एक अपराध नहीं है। अडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, इसे भी अब यहाँ पे अपराध नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से बच्चों से जुड़े अधिकतर अपराधों में लैंगिक असमानता को हटाया गया है। लड़का लड़की दोनों को यहाँ पर अब बराबर के अधिकार देने वाले जो प्रावधान रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखा जैसे हटा दिया गया है, या इस तरह की जो लैंगिक असमानता कानूनों में दिखाई देती थी या इस प्रक्रिया होती थी वो हटा दिया लैंगिक असमानता को लेकर के। और आईपीसी की धारा 310 के तहत ठगों के खिलाफ कानून को खत्म कर दिया गया है। इन अपराधों को दूसरी संबंधित धाराओं में यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे बदलाव किए गए हैं। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता में। देखिए, महिलाओं को लेकर के हमेशा एक मुद्दा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा एक मुद्दा उठाया जाता रहा है, और जो आज से यहाँ पे कानून लागू हो रहा है, भारत में महिलाओं से जुड़े कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर आपको प्रमुख रहे हैं और उसमें क्या बदलाव किया जा रहा है। तो पहला यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 बड़े मुद्दे यहाँ अपडेट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। पहला, शादी का झांसा देकर जो यौन शोषण करना यहाँ पे जो अपराध हुआ करता था वो नहीं रहेगा, यानी कि अब यहाँ पे देखें धारा 69 के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति महिला से शादी का झूठा वादा करके या फिर उसे नौकरी देने या उसे प्रमोशन देने का लालच देकर उसे यौन संबंध यहाँ पर बनाता है उसके साथ, तो रेप ना होगा, रेप ना हो फिर भी 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसे पुलिस बिना वारंट के आरोपी गिरफ्तार यहाँ पे कर सकती है। तो शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अब इसे यहाँ पे एक अपराध मान लिया गया है, यानी कि अब आपको ऐसे संदर्भ में जो प्रक्रियाएं हुआ करती थी उसे एक अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो आप शादी का झांसा देकर यौन संबंध अगर बनाते हैं तो वो एक अपराध है। आईपीसी में देखा जाए इससे निपटने के लिए कई स्पष्ट कानून नहीं थे, इसके चलते कोर्ट आईपीसी की धारा 493 धारा 90 की मदद से मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के तहत यहां पे फैसला सुनाता था, जिससे 10 साल तक का जेल का यहां पे प्रावधान था। तो एक ये बदलाव लेकर आया गया। दूसरा, नाबालिग से गैंग रेप अगर आप होती है, इस तरह के यहां पर अगर मुद्दे आते हैं, इस तरह के यहां पे कोई भी केस आता है, तो ऐसे में जो आरोपी होंगे उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। नाबालिग के साथ गैंग रेप की कोशिश करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2) के तहत यहां पे एक अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसमें हर व्यक्ति को फांसी तक की सजा हो सकती है। वहीं धारा 70(1) के तहत किसी वयस्क महिला के साथ गैंग रेप के अपराध में भी उम्र कैद और कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
इसके पहले अगर हम देखें जो आईपीसी की धारा 376D हुआ करती थी और साथ ही 376B, इसमें 12 साल से कम उम्र तक की नाबालिग से गैंगरेप करने पर फांसी और 12 साल से ऊपर युवती से गैंगरेप करने पर अधिकतम उम्र कैद की सिर्फ यहां पर आपको सजा सुनाई जा सकती थी, जिसे यहां पर बदल दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कुछ मुद्दों पर और भी यहां पे गौर करने वाली बात है। पहला यहां पर आप देखें, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर जो होता है आजकल, जो काफी यहां पर चलन में भी हो चुका है, काफी बढ़ भी चुका है, चाहे उसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार हो या कोई भी प्रक्रिया, लेकिन अब इसे अपराध नहीं माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में अडल्ट्री को हटा दिया गया है, यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर अब अपराध नहीं होगा। इसको लेकर के साल 2018 में एक मामला था, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट की आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक बताया था और इस धारा में अडल्ट्री के नियमों को बताया गया था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के तहत अब किसी शादीशुदा महिला को धमकाकर, फुसलाकर उससे अवैध संबंध बनाने के लिए इरादे से ले जाना अब भी यहाँ पे अपराध माना जाएगा। इसमें 2 साल की सजा और जुर्माना यहाँ पे हो सकता है। यानी कि अब डरा धमका के अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो अपराध है, लेकिन अगर दोनों यहाँ पे स्वेच्छा से इस तरह के संबंध में हैं तो वो अपराध नहीं रहेगा। इसी तरह नाबालिग पत्नी से यदि आप जबरन यहाँ पे शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसे यहाँ पे अपराध जरूर माना जाएगा। इसमें देखिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में रेप को परिभाषित किया गया है। इसके एक्सेशन 2 में यहां पे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन बशर्ते पत्नी की उम्र यहां पे 18 साल से अधिक हो। यानी कि यदि आपकी शादीशुदा जिंदगी, यानी कि एज जो है भारत में कानूनी जो महिला के लिए शादी की एज है 18 साल, पुरुष के लिए 21 साल, अगर दोनों आप बालिग हैं और उस संदर्भ में अगर यहाँ पे जो यौन संबंध बनते हैं उसमें अगर आप जबरन भी यौन संबंध बनाते हैं तो वो अपराध नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर नाबालिग पत्नी से जबरन संबंध बनाते हैं तो रेप के दायरे में आएगा और इसमें आईपीसी की धारा 375 में यहाँ उम्र 15 साल जो थी उसे यहाँ पर अब 18 साल यानी कि कर दिया गया है। देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 साल से कम उम्र में शादी की यहाँ पे आपको इजाजत है, तो यहाँ पे ये प्रक्रिया आपको अपनाई गई है। तो ये महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर के इस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं वो हमने देखा। इसके बाद देखिए भारतीय न्याय संहिता में बच्चों से जुड़े हुए 2 अपडेट यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जिसमें किडनैपिंग का बड़ा मुद्दा आपको लगातार देखने को मिलता है और बच्चों की यहाँ पे आप कह सकते हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक मुद्दा आता है, ये 2 केसेस को लेकर के। इसमें देखिए क्या किया गया है, बच्चों की किडनैपिंग पर 7 साल की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। यानी किडनैपिंग के मामलों में लड़के लड़की की उम्र 18 साल तय की गई है। इसके मुताबिक यदि कर कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के बच्चों, लड़का लड़की दोनों को उनके संरक्षक की मर्जी के बगैर बहला फुसला कर अगर आप ले जाते हैं यानी किडनैप करते हैं, और उसके तहत धारा 137 और धारा 138 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माना यहाँ पे हो सकता है। इन मामलों में अब यहाँ पे महिला पुलिस अधिकारी बयान दर्ज करेगी और जांच को संभालेगी। एक मामला और ऐड कर दिया, यानी कि महिला अधिकारी यहाँ पर ये केसेस को देखेगी। इसके पहले अगर हम बात करें तो ये जो मामला दर्ज होता था आईपीसी के तहत, इस अपराध के लिए लड़के की उम्र को 16 साल रखा गया था और लड़कियों की उम्र यहाँ पे 18 साल रखा गया था। भारतीय न्याय संहिता में से बदलकर एक रूपता, यानी कि जो एक जेंडर विभेद था लड़का लड़की को लेकर के, उसे एक समान कर दिया गया है। दोनों के लिए यहाँ पे आपको 18 साल से कम उम्र की स्थिति में। बच्चों की खरीद फरोख्त को लेकर के देखा जाए तो अब 10 साल की सजा का भी इसमें प्रावधान कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की वेश्यावृत्ति के लिए खरीद फरोख्त करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 98, धारा 99 के मुताबिक कम से कम 7 साल की अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है। और आईपीसी के तहत धारा 361 के तहत इसमें यहाँ पर सिर्फ 10 साल की सजा थी, तो इसे 7 से 14 साल तक की सजा के प्रावधान यहाँ पे बच्चों से संबंधित मामलों में कर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए भारतीय न्याय संहिता में यहाँ पे कई अलग अलग पेशेवर्स को लेकर के, कई अलग अलग मामलों को लेकर के भी यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे यहाँ पर प्रावधानों को बदला गया है, जिसमें समझिएगा। इसमें देखिए डॉक्टर्स हैं, ड्राइवर हैं, पत्रकार हैं, इनसे जुड़े कई सारे अपडेट इन कानूनों में लागू किए गए। क्या क्या अपडेट हैं? देखिए पहला तो यदि मीडिया जो है यौन अपराधों की रिपोर्टिंग जो करती है, कई बार उसमें जो कह सकते हैं कि विक्टिम होते हैं उनको लेकर के बहुत ज्यादा जो रिपोर्टिंग होती है वो विभत्स हो जाती है। कई बार उनके नाम आप डिस्क्लोज कर देते हैं, कई बार उनके यहाँ पे निजता को लेकर के, कई सारे उस सिचुएशन को लेकर जिस तरह से आप रिपोर्टिंग करते हैं वो यहाँ पे समस्या रहती है।
तो सेक्शन 72 के तहत अदालत की परमिशन के बिना यौन अपराधों से जुड़े कोर्ट की कार्यवाही को पब्लिक करना अब अपराध होगा, यानी कि कोई भी मीडिया यहां पर अगर ऐसा करती है तो वहां पर उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकते हैं। इसी तरह बलात्कार, पति के द्वारा अलग रह रही पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने या किसी व्यक्ति के द्वारा धोखा देकर संबंध बनाने जैसे मामलों में बिना कोर्ट की परमिशन के कार्यवाही को पब्लिक करने पर 2 साल की सजा और जुर्माना यहां पे लगाया जाएगा। हालांकि कोर्ट के फैसले को पब्लिक करना यहां पे अपराध नहीं माना जाएगा और आईपीसी की धारा 228(1) में इसी प्रकार के प्रावधान थे। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मीडिया रिपोर्टिंग जो होती है, जब तक मामला यहां पर एक तरीके से कोर्ट में चल रहा है तब तक नहीं, हाँ कोर्ट के फैसले को आप पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले यहां पर किसी तरह के डिस्क्लोजर आप नहीं करेंगे। इसी तरीके से देखिए मेडिकल के क्षेत्र में काफी यहाँ पे समस्या हुआ करती थी, हिट एंड रन के संबंधित यहाँ पे मामले हुआ करते थे, उसमें भी परिवर्तन लेकर आ गया है। अब मेडिकल्स में लेकर लापरवाही से यदि मौत होती है तो डॉक्टरों के यहाँ पर रियायत के संबंध यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के मुताबिक अगर मेडिकल लापरवाही की वजह से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो दोषी स्टाफ को 5 साल की सजा होगी, लेकिन इसी अपराध में डॉक्टर को केवल 2 साल की सजा का प्रावधान होगा। यानी कि सजा जो ज्यादा मिलेगी वो यहां पर आपको स्टाफ को मिलेगी मेडिकल, ना कि यहां पे डॉक्टर को, लेकिन दोनों के लिए सजा के प्रावधान जरूर किए गए हैं यदि यहां पर आपकी मेडिकल लापरवाही की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी। इससे पहले देखिए आईपीसी की धारा 304(1) के मुताबिक मेडिकल लापरवाही से हुई मौत में 2 साल की सजा जुर्माने का प्रावधान था। डॉक्टर के लिए अलग से सजा का जिक्र नहीं किया गया था, जो कि यहाँ पे डॉक्टर को इसमें शामिल कर दिया गया है। एक और मामला जो भारत में बहुत चर्चा का विषय रहता है, अभी पुणे पोर्ट का केस भी यहाँ पे देखा आपने, हिट एंड रन का मामला। अब इसमें यहाँ पे देखिए एक अलग कानून यहाँ पर है जिसमें कहा गया कि अगर लापरवाही से आप गाड़ी चलाने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और घटना के तुरंत बाद दोषी जो है पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बगैर भाग जाता है तो इसे हिट एंड रन यहाँ पर कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत मुताबिक ऐसे मामलों में 10 साल की जेल, 7 लाख का यहाँ पे जुर्माना हो सकता है। इसी तरीके से इस कानून के कारण देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने जनवरी 2024 में देशव्यापी यहाँ पे हड़ताल की थी और उनका कहना है कि 10 साल की सजा और इतना ज्यादा जुर्माना मजदूर वर्ग के लिए जाती है। सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की सलाह के बिना यह कानून लागू नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ प्रक्रियाओं को लेकर के विरोध भी यहाँ पे कानून को लेकर हो रहा है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में छोटे अपराधों में अब कम्युनिटी सर्विस को प्रारंभ किया जाएगा और अमेरिका में देखा जाए इस तरह के आपको ज्यादा प्रावधान देखने को मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि अमेरिकी एक कानून भारत में यहां पर अब प्रायोगिक तौर पे लागू किया जा रहा है। इसमें अगर हम देखें धारा 4 में कम्युनिटी सर्विस का जिक्र किया गया है। कम्युनिटी सर्विस यहां पर अगर हम देखें यानी वो काम जिसमें कम्युनिटी को लाभ होता है, समुदाय को यहां पर किसी समुदाय को आप लाभ होता है। अब छोटे मोटे अपराध के लिए कोर्ट यहां पे जेल भेजने के बजाय आपको कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाएगी। हालांकि इसमें क्या काम करने होंगे यह भी स्पष्ट नहीं है। आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस का कहीं कोई जिक्र भी नहीं किया गया है। सजा के तौर पे कम्युनिटी सर्विस कब दी जा सकती है इसके संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको पब्लिक सर्वेंट के अवैध व्यापार में शामिल होने पर उसे सजा दी जा सकती है। 5,000 की चोरी और पैसे लौटाने वाला पहली बार है तो यहाँ पर आपको पहली बार आपको देखा जाता है चोर है तो वहां पर आपको इसके संदर्भ में आप कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर गलत व्यवहार और मानहानि के मामले में यहाँ पर आपको कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है। इसी तरह भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 के मुताबिक यदि कोई पालतू जानवर किसी व्यक्ति पर अटैक करता है और कोई नुकसान यहाँ पे पहुंचाता है तो जानवर के मालिक को 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल यहाँ पर आपको हो सकती है। क्योंकि इस तरह के केसेस लगातार भारत में देखे गए हैं जहां पर आपको आवारा कुत्ते या फिर कहें पालतू जो भी यहाँ पे डॉग्स हैं या पेट्स हैं वो उनके काटने के मामले या हमले करने के मामले देखे गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको मालिक जो होगा पेट का उसे 5,000 जुर्माना और साथ ही 6 महीने की जेल का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में 2 बड़े और नए प्रावधान यहां पे शामिल किए गए हैं आतंकवाद और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को देखते हुए। इसमें अगर हम देखें भारत में मॉब लिंचिंग को लेकर अलग से कानून और फांसी की सजा के प्रावधान हैं। इसको लेकर के बीएनएस की धारा 103(2) के मुताबिक अगर 5 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप मिलकर के किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल, आस्था जैसी वजहों के आधार पर किसी व्यक्ति को पीट कर उसकी हत्या कर देता है तो ग्रुप के हर व्यक्ति को यहां पे फांसी हो सकती है। मॉब लिंचिंग में उम्र कैद और जुर्माना दोनों भी यहां पर इसके प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले अगर हम देखें जो आईपीसी कानून था इसके लिए अलग से कोई कानून नहीं था। मॉब लिंचिंग के दोषियों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज किया जाता था।
मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ने के बाद देश में लंबे समय से इस कानून की यहां पर मांग उठ रही थी, तो फाइनली यहां पर मॉब लिंचिंग को लेकर यहां पे फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आतंकवाद को लेकर देखा जाए तो यहां पे क्रिमिनल कानूनों में जगह दी गई है। आतंकवाद को क्रिमिनल कानून में शामिल कर लिया गया है और बीएनएस की धारा 113 में आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया गया है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को फांसी और उम्र कैद की सजा यहां पर हो सकती है। इससे पहले अगर हम देखें, जो आईपीसी की धारा थी इसमें आतंकवाद शामिल नहीं था। ऐसे मामलों में यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत पेश किया जाता था। यूएपीएन ज्यादा सख्त होते थे, मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होती थी। और अभी यह स्पष्ट नहीं कि बीएनएस और यूएपीए दोनों एक साथ यहाँ पे काम कैसे करेंगे, यानी कि क्या यूएपीए रहेगा या उसे खत्म कर दिया जाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 6 बड़े अपडेट पर भी आपको नजर रखनी है। ये 6 बड़े अपडेट क्या क्या हैं, किस तरीके से बदलाव इसमें लाए जाएंगे, क्या क्या इसमें शामिल किया जा रहा है, वो भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आप ईएफआईआर कर सकते हैं। इसमें धारा 173 के मुताबिक अब पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, ऑनलाइन आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिसे हम ईएफआईआर भी कहते हैं। पहले कुछ राज्यों में चोरी जैसे अपराधों में ईएफआईआर ऑलरेडी यहां पे दर्ज कराई जा सकती थी, लेकिन अब देश भर में हत्या, लूट, रेप जैसे गंभीर अपराधों के लिए भी ईएफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। इसके बाद किसी भी पुलिस स्टेशन में ये आप दर्ज करा सकते हैं एफआईआर। इसको लेकर के एक बड़ी समस्या आपको रहती थी एफआईआर जब भी दर्ज कराना होता था। अब धारा 173 में 0 एफआईआर का प्रावधान किया गया है, यानी 0 एफआईआर यानी कि घटना किसी भी थाना क्षेत्र की हो, 0 एफआईआर किसी भी जिले में हो, थाने में कराई जा सकती है। पहले कई बार पुलिस फरियादी को थाना क्षेत्र का हवाला देकर वापस कर दिया जाता था, तो यानी अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया ये मामला कहाँ का है, कहाँ दर्ज कराना है, कौन सा थाना लगेगा। आपके पास नजदीकी जो भी है या जहां पे भी हैं, आप जाकर उसमें थाने में आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं। और ये एक बड़ा प्रावधान, बहुत बड़ी सहूलियत यहां पे दी गई है। इसके बाद देखिए, फोन पर मिलेगी केस की जानकारी। केस दर्ज कराने वाले व्यक्ति को केस, उसकी प्रोग्रेस, अपडेट की हर जानकारी मोबाइल नंबर पर लगातार एसएमएस के जरिए दी जाएगी। धारा 193 के मुताबिक केस में हो रही हर अपडेट 90 दिन के अंदर फरियादी को बतानी होगी। और सीआरपीसी में देखा है ये सुविधा नहीं थी, तो अब लगातार यहां पर हर बार अपडेट के लिए आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मोबाइल पर ही लगातार अपडेट मिलती रहेगी, वो भी 90 दिनों के अंदर। इसके अलावा अरेस्ट होने पर भी जानकारी देने का प्रावधान यहां पर शामिल किया गया है। सेक्शन 36 के मुताबिक व्यक्ति को अरेस्ट होने के बाद अपनी इच्छा के किसी भी एक व्यक्ति को अरेस्ट की जानकारी देने का अधिकार दिया गया है। इससे अरेस्ट हुए व्यक्ति की मदद हो सकेगी और साथ ही कानूनी प्रक्रिया का तेजी होगी। तो ऐसा नहीं कि आपने भैया किसी को अरेस्ट किया, उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया, वो कह रहा है भैया हमें किसी को बात करना है, वकील से बात करनी है, अपनी फैमिली को फोन करना है, आप किसी को करने भी नहीं दे रहे हो, तो ये अब नहीं कर सकते। अब आपको किसी न किसी एक व्यक्ति को उसे फोन करने की अनुमति देनी होगी। इसके अलावा गंभीर मामलों में फोरेंसिक जांच को लेकर के भी यहां पे प्रावधान इसमें देखा जाए क्या है, तो धारा 176 गंभीर अपराध के मामलों में फोरेंसिक जांच को जरूरी कर दिया गया है। यानी कि अब हर मामले में अगर मामला गंभीर है तो आपको फोरेंसिक जांच करानी ही होगी। इसके मुताबिक 7 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले सभी मामलों में फोरेंसिक एक्सपर्ट अपराध वाली जगह पर जाकर सबूत इकट्ठा करेंगे। किसी के घर की तलाशी करते वक्त भी पुलिस की वीडियोग्राफी यहां पर करनी होगी। एक और चीज, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों को लेकर के आपको 2 महीने में जांच यहां पे करनी होगी। इसके लिए धारा 193 में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े गंभीर अपराध के मामलों में अपराध की शिकायत मिलने पर 2 महीने के अंदर खत्म करना अनिवार्य हो गया है। पहले सीआरपीसी की धारा 176 में केवल रेप के मामलों की जांच को ही 2 महीने में खत्म करने के निर्देश दिए गए थे। तो अब यहां पर महिला और बच्चों से जुड़ा हुआ अगर मामला यहां पर गंभीर है, अपराध है, तो उसे उसकी जांच चाहे कैसा भी मामला हो 2 महीने में जांच खत्म करिए। लास्ट में अगर हम देखें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल एविडेंस पर भी जोर दिया गया है। ये तीसरा जो कानून है, इसमें देखें जो बदलाव आपको यहां पर चेंज किए गए हैं। एक तो ई डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर आपको सबूत माना जाएगा, ठीक है। यानी कि ई डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है कि सेक्शन 2D के तहत भाग 6 में दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स को परिभाषित किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि डिजिटल, चाहे वो रिकॉर्ड्स हो या अब यहाँ पे ई डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी ई यहाँ पे सबूत है, वॉइस है या इस तरह की चीजें हैं, तो उसे आप यहाँ पे डिजिटल एविडेंस के तौर पे अब स्वीकार किया जाएगा।
दूसरा मामला देखा जाए, यदि आप पुलिस को किसी भी तरीके का कोई बयान यहां पे देते हैं तो अब कोर्ट में ऐसे बयानों को मान्य नहीं होगा। यानी कि सेक्शन 23 के मुताबिक पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया कोई भी कन्फेशन अब कोर्ट में मान्य नहीं होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25, 26, 27 को मिलाकर बीएसए नया सेक्शन यहां पे तैयार किया गया है। तीसरा, प्राइमरी एविडेंस का दायरा अब यहां पे बढ़ाया गया है। प्राइमरी एविडेंस का मतलब यहां पे देखिए सेक्शन 52 में प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन किया गया है, जिसमें अब डिजिटल रिकॉर्ड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, बशर्ते उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। तो इस तरीके से भारत में 3 नए क्रिमिनल कानूनों में कई सारे बदलावों के साथ आईपीसी, सीआरपीसी और यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट समाप्त हो गए हैं। नए कानून यहाँ पे कई सारे सहूलियतों के साथ आए हैं, साथ ही जांच प्रक्रिया को तेज करने, तारीखों की प्रक्रिया को कम करने और लोगों को यहाँ पे सहूलियत देने के साथ पुलिस की प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर देता है। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।